नेपाल में नई सरकार के गठन की दिशा में आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज ही नेपाल की नई सरकार का फैसला हो सकता है। और कल रात लगभग 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली और अब सुबह 9 बजे से दोबारा बैठक होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक दोपहर 2 बजे शिफ्ट कर दी गई है। दोपहर 2 बजे बैठक होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से छन कर खबरें आ रही। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है और उनके नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन संसद भंग करने और संविधान में बदलाव की मांग पर पेच फंसा हुआ है। नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी संसद भंग करने के खिलाफ है। राष्ट्रपति के साथ बैठक में जो लोग कल रात को शामिल रहे उनमें आर्मी चीफ के अलावा संसद के स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और चीफ जस्टिस मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति पौडेल प्रमुख दल के नेताओं के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। देर रात उन्होंने पूर्व पीएम प्रचंड के साथ फोन पर बातचीत की, साथ ही पूर्व पीएम माधव नेपाल के साथ भी बातचीत की गई, उनसे भी राय मांगी गई। सुशीला चूंकि चीफ जस्टिस नहीं है पहले की, तो ऐसे में संविधान में संशोधन की आवश्यकता बताई जा रही है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे सहयोगी सीधा नेपाल से जुड़े हैं। दोपहर 2 बजे क्या कुछ एक्सपेक्ट करें कि कल रात सुमित क्या क्या हुआ है 3 बजे तक? अंतिम अगर जो है क्या ये अंतिम चरण की बातचीत माने? देखिए बिल्कुल राजीव, एक बात महत्वपूर्ण है कि इस समय सबसे ज्यादा हर्डल, सबसे ज्यादा परेशानी क्या थी कि अगर सीजीआई का नाम दे देते हैं लगातार, अगर किसी जज का नाम देता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए अलाउ नहीं करता। आर्टिकल 106 बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि संवैधानिक जो भी शख्स यानी जो भी व्यक्ति अगर कभी सीजीआई रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, वो ऐसे किसी संवैधानिक पद पर, सरकारी पद पर नहीं आ सकता। और यही वजह थी कि जो राष्ट्रपति की तरफ से जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल को लेकर उठाए जा रहे थे, लेकिन फिर जेंजी की से युवाओं की तरफ से कहा गया कि नहीं, सुशीला कार्की ही एक मुख्य, आप कह सकते हैं कि किरदार, उनका एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसको लेकर सहमति सभी की तरफ से थी। तो उसके बाद कई ऐसे अमेंडमेंट, कई ऐसी बातें की गई और अब यह तय हुआ है कि 2 बजे की मीटिंग में उसको लेकर कंसेंसस बनेंगे, उसको लेकर तय कर लिया जाएगा कि हाँ, उनके नाम का लेकर ऐलान चली, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया क्योंकि लगातार जेंजी के कई ऐसे ग्रुप थे जो लगातार उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उसको लेकर सहमति बन पाएगी। लेकिन अब अगर आप नेपाल के हालातों की बात करें तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। हालात सामान्य है, चीजें बहुत आप कह सकते हैं हद तक कंट्रोल्ड है। कुछ भी ऐसा पिछले 24 से 48 घंटे से ऐसा नहीं हुआ है जो अप्रिय हो, जो आपको कह सकते हैं प्रोटेस्ट के तौर पर। तो सेना ने, पुलिस ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, शांति है। कहीं पर भी ऐसी बड़ी घटनाएं देखी नहीं गई और ये सारा इलाका, आपको मैं बताऊं, वो इलाका है जो शांतिप्रिय, क्योंकि अब करीबन 11 बजे के बाद से लगातार यहाँ से चीजें आप कैसे कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया। तो शांति बहाली के लिए सेना जमीन पर उतर चुकी है। लगातार यहाँ पर चीजों को मैनेज किया जा रहा है। पुलिस हो, आर्मी हो, कोऑर्डिनेटेड तरीके से लगातार शांति बहाली के लिए काम कर रही है। और एक नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हालांकि कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया, सुबह से ही रात दी गई थी, लोगों ने अपने जरूरी काम हो, जरूरी साजो सामान हो अपने घरों तक पहुंचा लिए थे, लेकिन अब स्थिति जो है बहुत सामान्य है, बहुत चीजों को हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। राजीव, ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। सुशीला कार्की जिनका नाम अब चल रहा है, सुशीला कार्की के नाम को जिन दलों का समर्थन हासिल है उसमें राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी भी शामिल है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के नेता धवल शमशेर राणा ने हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बहुत सारे लोगों ने सुशीला कुलकर्णी का समर्थन किया है, इसमें राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी भी शामिल है और उनकी राह में कुछ संवैधानिक अड़चनें हैं। सुशीला कार्की के नाम में अड़चनें हैं, लेकिन उनके नाम से राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी को कोई भी परेशानी नहीं है। देखा जाए कई चेहरों को लेकर बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि कोई ऐसी सरकार हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो जिसको सब एक्सेप्ट किया जाए। क्या आपको होता नजर आ रहा है, क्योंकि बातचीत तो किसी भी जगह पहुंच नहीं पा रही है? ऐसा है, अभी फिलहाल सबसे आगे नाम सुशीला कार्की का आ रहा है। उनके नाम के ऊपर करीब करीब सभी का समर्थन आ रहा है और शी इज अ वेरी वेरी सीनियर judge of the Supreme Court. She's been Chief Justice of Nepal, and I think everybody is sort of accepting her. But then there are constitutional problems, and the Constitution
stops her from becoming the prime minister. Unless they, dismiss the parliament, it becomes difficult for her to become the prime minister. But everybody is trying to get her to become the prime minister, and lots of people are supporting her. Even we would support her. The Rashtra Prajantra Party has no problem with Sushila Karki. She has been put forward by the Gen Z people. हमारे सहयोगी सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुमित, कई दलों के समर्थन की बात तो आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब प्रमुख चुना जाएगा, फेस चुना जाएगा, तो उसमें किसकी राय सबसे आगे होगी? क्या जेनजी को सुना जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो एक्चुअल में उनका ही था? देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत राजीव क्या होती है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जेनजी में भी चेहरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। लगातार बाले शाह को लेकर भी कहा गया कि उनका नाम को लेकर भी कहा गया, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, और यही सबसे बड़ा दिक्कत था। और उसके बाद कौन से अब ग्रुप किसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में कई चर्चाओं के बाद में तय किया गया कि काकी के नाम को लेकर सहमति बन गई। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल था, उसके बाद ये दिक्कत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लगातार ये बात की जा रही थी, और ये बात कही जा रही थी कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अलाउ नहीं किया जाता, आर्टिकल 106 इसको रोकता है। तो उसके बाद उसको लेकर सहमति बनी। तो अब मुझे लगता है कि जब 2 बजे की मीटिंग होगी तब यही तय किया जाएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसा प्रावधान किया जा सके, कुछ ऐसा चेंज किया जाए जिसके बाद चीजों में बदलाव किया जाए, या इंटरिम तौर पर कुछ बड़ी चीजें की जाए, उसके बाद उस फैसले को लिया जा पाएगा। राजीव, लेकिन चैलेंजेस बहुत होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं नहीं, सब इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। संसद चल नहीं रही, संसद तो जला दी गई है, और संसद में संविधान में संशोधन के लिए संसद चलना जरूरी है, वहां पर बैठकर चर्चा जरूरी है। तो कैसे होगा, यही जो है बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि नेपाल में अभी शांति बनी हुई है, वहां पर अभी फिलहाल शांति दिखाई दे रही है। इस समय कर्फ्यू जरूर वहां पर है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। सामान्य सड़कों पर गतिविधियां देखने को मिली। सुबह 11 बजे से फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। 2 घंटे की ढील के बाद फिर शाम 7 बजे से अगले रोज सुबह 6 बजे तक फिर कर्फ्यू लगा रहेगा। आज सुबह की सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 सितंबर की नेपाल की क्रांति के बाद अब काठमांडू में स्थिति फिर से सामान्य होती जा रही है। जगह जगह पे आपको आर्मी के इस तरह के बैरिकेड्स दिखाई देंगे, और नेपाल के हर जरूरी जगह पे अभी भी आर्मी तैनात है। सुबह और शाम में ट्रैफिक सुचारू रूप से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। कर्फ्यू में 2 घंटे के लिए ढिलाई इस वजह से दी जा रही है ताकि लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर वापस घर को जा सकें, या जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं वो अपने दफ्तरों तक जा सके। फिलहाल आर्मी 3 क्षेत्रों पर नेपाल में काम करती हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें सबसे प्रमुखता से लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का मामला है, और इसके साथ साथ सरकार गठन को लेकर जो सवाल फिलहाल नेपाल में बना हुआ है उस सवाल का जवाब ढूंढना है। आज तक को मिली जानकारी के हिसाब से सुशीला कर्की का नाम लगभग अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के तौर पर तय हो चुका है। कल देर रात तक अंतरिम सरकार को लेकर आर्मी की लीडरशिप, जेनजी डेलीगेशन और सुशीला कर्की के बीच बात होती रही। सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि तकरीबन 3:30 बजे सुबह तक ये बातचीत चली है। आज एक और दौर की बातचीत हो सकती है, जिसके बाद संभवतः इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा देने की कोशिश शुरू होगी, कागजी कार्रवाई शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर आने वाले 24 घंटों में नेपाल को खुद अपने भविष्य की तस्वीर साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में बलेन शाह भी एक बहुत अहम किरदार निभाते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना समर्थन सुशीला कर्की को दिया था अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के तौर पे उनको बनाने के लिए। अगर यहां से सब कुछ ठीक जाता है तो संभवतः आने वाले दिनों में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, जिसमें किस तरह से जेनजी डेलीगेशन की भागीदारी होगी, एक्टिविस्ट की भागीदारी होगी, और आगे किस तरह से फ्रेश इलेक्शंस यानी कि दोबारा नेपाल में चुनाव कराए जाएंगे, इन सारे बातों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।